नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रोज़ की मेरी जो लाइनें हैं कि हाँ, हम लोग इस समय पर हम लोगों की मुलाकातें होती है, हम लोगों की मुलाकात होती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की 10वीं यूनिट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम लोग एक बार फिर से यहाँ आए हुए हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे वही जो हम लोग रोज करते हैं। ठीक है, तो लास्ट की क्लास की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ रहे थे। और मैंने आप लोगों को, अगर हम लोग बात करें तो मैंने इसकी पृष्ठभूमि, चाहे वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, चाहे वो आज़ादी के बाद की जो पृष्ठभूमि हो, उन सभी पृष्ठभूमियों को मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग का उदय हुआ, किस प्रकार से धीरे धीरे कैसे निदेशक मंडल के द्वारा पहले लोक सेवकों को चुना जाता था, फिर परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी अंग्रेजों के द्वारा, फिर धीरे धीरे 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कर ही दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। फिर आगे चलकर हम लोगों ने देखा कि 1935 के अधिनियम के तहत बोला गया कि प्रांतीय स्तर पर भी लोक सेवा आयोगों का गठन किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने देखा कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, कुछ अंश उसके लागू कर दिए गए और 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा संविधान संपूर्ण देश में जब लागू हुआ तो वर्तमान का जो संघ लोक सेवा आयोग है वो उसी दिन से ऐसा माना जाता है कि वर्तमान का जो हम लोगों का संघ लोक सेवा आयोग है वो जैसे ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ वैसे ही वो अस्तित्व में आ गया। उसके बाद कौन कौन सी समिति आई और हर समितियों ने कौन कौन से नए नए सुधार दिए। किसी समिति ने बोला कि यार निबंध का पेपर जोड़ दीजिए, किसी ने कहा कि आप सीसेट का पेपर जोड़ दीजिए, किसी ने कहा कि तीन स्तरों में एग्जाम को होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग लास्ट के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोगों ने एक मोटा मोटा परिचय भी देख लिया था कि क्या होता है संघ लोक सेवा आयोग, कहाँ पर संविधान में इसका वर्णन किया गया है, कौन से भाग में वर्णन किया गया है, कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक हम लोग संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मोटे मोटे तौर पर हम लोग देख लिए थे और आज हम लोग इन्हीं अनुच्छेद, जो भी संवैधानिक प्रावधान है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, उन सभी प्रावधानों को बहुत अच्छे से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे, इन सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, इनका कार्यकाल कितना होगा, इनको अगर पद से हम हटाना चाहते हैं तो इनके आधार क्या होंगे और आधार अगर साबित होते हैं तो इनको पद से हटाएगा कौन। अगर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपने पद से इस्तीफा किसको देगा। ठीक है, इनके क्या क्या कार्य होंगे, इन कार्यों को निर्धारित करने की शक्तियाँ किसके पास होगी, अपने साल भर के कार्य की रिपोर्ट ये किसको सौंपेंगे। इन सभी बातों पे बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और ठीक है, तो ये सारी बातें हुई कि ये सारा इंट्रोडक्शन हुआ कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि हाँ, हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और हम लोग वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कि अगर आप लोगों को लगता है कि सच में आप लोगों को इस वीडियो से या हमारे चैनल से कुछ न कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा है तो उसे शेयर करना ना भूले। दिल खोल कर लाइक करिए, दिल खोल कर शेयर करिए, ताकि आप अगर कुछ सीख पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने दोस्तों तक भी ये सारी चीज़ें पहुंचा पाएँ। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एग्ज़ाम ओरिजिनल पर हमेशा हमेशा आप लोगों के लिए, आप लोगों का स्वागत रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देखा था संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पृष्ठभूमि हम लोग देख चुके थे, किस प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काम हम लोग देख चुके थे, लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट के लेक्चर में देख चुके थे। धीरे से मैकाले समिति आती है। ठीक है, 1855 महत्वपूर्ण तथ्य, सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में देख लिए थे, अभिशन आयोग,
1919 ली आयोग, 1935 का अधिनियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी देख चुके थे। ठीक है, ये समितियां हम लोग देख चुके थे, राजमन्नार समिति, कोठारी समिति या कोठारी आयोग, सतीश चंद्र समिति और होता समिति, इन सभी समितियों के बारे में हम लोग देख चुके थे। फिर हम लोगों को पढ़ना जो है वो आज स्पेशली यहाँ से पढ़ना है कि मैंने कहा आपको कि भारतीय संविधान के भाग 14 में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो किए हुए हैं। ठीक है, अब इस भाग 14 को भी दो अलग अलग अध्यायों में बांट दिया गया। इसमें अध्याय 1 या भाग 1 अगर हम लोग इसमें बोले कि अध्याय 1, इसमें बोला गया कि अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 314 तक जितनी भी सेवाएं होंगी, जितने भी प्रकार की सेवाएं होंगी उनके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इन सेवाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और अध्याय 2 में क्या बोला गया, तो अध्याय 2 में कहा गया कि अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग के बारे में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। तो हम लोगों को बेसिकली ये पढ़ना है अध्याय 2। इसमें हम लोग देखेंगे कि सेवाएं कितने प्रकार की होती है, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की अखिल भारतीय सेवाएं। अध्याय 1 में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप की अखिल भारतीय सेवा भारत में है, जब भारत का संविधान बना था उस समय पर कितनी अखिल भारतीय सेवाएं थे, बाद में अगर कोई अखिल भारतीय सेवा ऐड हुई है तो वो कब हुई है, ठीक है, और कौन सी वो हुई है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी इस स्लाइड में अगर आप कुछ याद रखना चाहते हैं तो इस स्लाइड में आप याद रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। मैं लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूँ, मैं अखिल भारतीय सेवाओं की या जो भी सारी चीज़ें उनकी बात नहीं कर रहा। अभी हम लोग लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ याद रखिएगा कौन सा भाग, तो भाग 14, कौन सा भाग, भाग 14, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, तो 315 से लेकर 323 तक। ये अभी के लिए आप याद रखो। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है, तो इनके अंदर जो है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कि इन अनुच्छेदों में किन किन चीज़ों का वर्णन है, वो सारी चीज़ें। ये शायद आई थिंक हम लोगों ने ये भी देख लिया था कल कि यूपीएससी का एक सामान्य परिचय मैंने आप लोगों को बताया था कि केंद्रीय भारतीय अभिकरण है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख ही चुके थे। अनुच्छेद 314 में अनुच्छेद 308 से 323 तक किया गया है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है, ये भी मैं बता चुका था। स्वतंत्र और स्वतात्य निकाय है, ये भी बता चुका था। वर्तमान संरचना की बात अगर हम लोग करें तो वर्तमान संरचना के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वर्तमान संरचना कैसी है, तो 1+10। ठीक है, ये वर्तमान संरचना है। हाँ, वर्तमान की संरचना है ये, वर्तमान संरचना। ठीक है, वर्तमान की जो संरचना है वो 1+10। जो मुख्यालय है इसका धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, ये भी बता चुका हूँ। संग्रहालय भी यही है, धौलपुर हाउस, दिल्ली में। ठीक है, पहली बार जब कब गठन किया गया था, तो मैंने आपको बताया था पहली बार ली आयोग की अनुशंसा पर। कौन से आयोग की, ली आयोग की अनुशंसा पर। ली आयोग की अनुशंसा पर 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ली आयोग की अनुशंसा पर 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम क्या था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉस बॉर्कर। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। कुछ याद रखो ना रखो भाई साहब, इस स्लाइड में ये चीज़ें याद रखना है। स्टार लगा रहा हूँ, इसका मतलब आप समझिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो इस पर स्टार लग चुका है तो आप ये कर लीजिएगा। जब मैंने बोला कि ये कौन है फिर, तो पहले जो अध्यक्ष थे एच के कृपलानी जो थे, ये जब हम लोगों का वर्तमान स्वरूप जब आया 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को जब वर्तमान स्वरूप आया तो इस समय पर जो अध्यक्ष बनाए गए तो वो थे एच के कृपलानी। अब मैंने बताया कि कौन से मंत्रालय के अधीन रहकर संघ लोक सेवा आयोग काम करता है, तो कार्मिक मंत्रालय, ये आपको याद रखना है। कार्मिक मंत्रालय के अंदर अधीन रहकर ये काम करता है। आप लोगों से सीधे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए संघ लोक सेवा आयोग किस मंत्रालय के अधीन रहकर काम करता है, तो आपको याद ही होना चाहिए कि किस मंत्रालय के अधीन है, तो कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, तो क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं, एक तो एच के कृपलानी, स्टार इस पर भी मैं लगा दूँ।
ठीक है, एच के कृपलानी वर्तमान स्वरूप में पहले अध्यक्ष। रॉस बॉर्कर जब पहली बार जब गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को, तो उस दिन अध्यक्ष बने थे रॉस बॉर्कर। बाकी आपको पता ही है वर्तमान स्वरूप 26 जनवरी को ये हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें इस स्लाइड में जो जानने लायक जो चीजें थी वो यही है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो ये हम लोगों को देखना है, यहां से आज की जो क्लास है वो यहीं से होने वाली है। ओ भाई गेट लगा दे यार। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि सर आपने बता तो दिया कि जो यूपीएससी है या संघ लोक सेवा आयोग है वो उसका जो उल्लेख है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो बार बार भाग लिख रहा हूँ। क्या भाग लिख रहा हूँ? भाग 14 अनुच्छेद मैंने बोला इसका भी अध्याय सेकंड जो है वो 315 से लेकर 323 तक, ये आप लोगों को अभी याद रखना है। और अभी मोटे मोटे तौर पर देखिए, अभी तो मैंने एक पेज में सारे लिख दिए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तो मैंने एक पेज में सारे लिख दिए हैं, लेकिन इन सब को हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो अभी बस आप एक मोटे मोटे तौर पर देख लो कि किस अनुच्छेद में क्या क्या है। इसके अंदर की जो चीजें हैं वो आगे वाली स्लाइडों में आएगी। ठीक है, आगे वाली स्लाइडों में आएगी। तो अभी आप देखो कि सर आपने बताया कि यूपीएससी से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो आपने यहाँ पर लिख दिए, कहाँ से कहाँ तक, 315 से 323 तक ये अनुच्छेद है। और कौन से भाग में है? तो भाग 14। तो भाग 14 का जो पहला अनुच्छेद है, अगर हम लोग बात करें 315, अनुच्छेद 315 में क्या बोला गया? तो अनुच्छेद 315 में कहा गया कि संघ मतलब सेंट्रल मतलब केंद्र, और राज्य के लिए 315 में बोला गया कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। अब संघ के लिए होगा संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए होगा राज्य लोक सेवा आयोग। मतलब क्या सर, क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में अगर पूछे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का उल्लेख के गठन के संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो भी 315 होगा। तो हाँ, उसका भी उल्लेख 315 में ही है। और सर संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह संघ लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो क्या वो भी 315 होगा? तो हाँ, क्योंकि यहां लिखा ही हुआ है। क्या बोला? संघ के लिए होगा संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए होगा राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, क्या बोला? संघ के लिए होगा संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए होगा राज्य लोक सेवा आयोग। ये बात किस अनुच्छेद में कही? तो ये बात कही है अनुच्छेद 315। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? ये बात कही है अनुच्छेद 315। ओके, ठीक है सर, इतनी बातें हम लोगों को समझ आई। आप बताइए अनुच्छेद 316 में क्या है? तो अनुच्छेद 316 कहता है कि संघ में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में बात करता है। सर कितना तो आसान है। पहले अनुच्छेद 315 में आपने बता दिया कि क्या, कि राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, संघ में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। और 316 में आपने बता दिया कि इन आयोगों के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी और उनका कार्यकाल कितना होगा। अब सर आप यहां बता क्यों नहीं रहे कि कितना कार्यकाल होगा? सब बताऊंगा, लेकिन जब हम इस अनुच्छेद 316 को एक्सप्लोर करेंगे कि इस अनुच्छेद 316 में और क्या क्या बातें कही हुई है, उस समय पर हम लोग देखेंगे कि नियुक्ति कौन करेगा, उस समय पर हम लोग देखेंगे कि इसका कार्यकाल कितना है, इस समय पर इससे संबंधित शक्ति बनाने की शक्तियां मतलब नियम बनाने की शक्तियां किसके पास है, इन सारी चीजों को देखेंगे। अभी आप इस स्लाइड में याद रखो कि 315 मतलब संघ में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, राज्यों में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, इनके गठन से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 315। और 316 में सदस्य एवं अध्यक्षों के कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। फिर सर अनुच्छेद 317 में क्या है? तो अनुच्छेद 317 में है खतरा। क्या है? खतरा। खतरा याद रखना, 317 मतलब खतरा मतलब अपने पद पर खतरा मतलब हटाने की। ठीक है, कि लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी या निलंबन मतलब उनको निलंबित करना
या उनको अपने पद से हटाने से संबंधित जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 317 में है। तो आप इसको याद अगर रखना हो तो अनुच्छेद 317, 17 मतलब पद पर खतरा, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रखना कि 17 मतलब पद पर खतरा। तो सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन से संबंधित जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 317 में किया गया है। अब देखो फिर सर आगे का क्या है, तो आगे का जो है वो अनुच्छेद 318 देखो 318 में क्या है, तो क्या सर ये सारे अनुच्छेद हमें याद रखना है, तो भाई साहब हाँ याद ही रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्या बोल रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 का जो प्री हुआ था उस प्री में पूछा गया था कि बताइए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अगर आपको अनुच्छेद 320 याद नहीं है कि कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको जितना मैं बता रहा हूं इतना तो रटना ही है, याद ही करना है। 4 बार पढ़ोगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन मन लगाकर अगर 4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं बोल देता कि ये अनुच्छेद है, इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेना, मैं ये भी बोल सकता था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अगर बता रहा हूँ तो उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि पूछ सकता है आपसे कुछ भी चीजें, ठीक है। तो 318 में क्या बोला गया, आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त के संबंध में नियम बनाने की शक्ति। वही कि आयोग के जो सदस्य होंगे, आयोग के जो कर्मचारी होंगे, इनकी जितनी भी सेवा शर्तें होंगी, इनकी जो भी पदावधि होगी, इसके संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, ये सभी चीज जानेंगे अनुच्छेद 318 में। तो सर अनुच्छेद 319 में क्या है, अनुच्छेद 319 में ये है कि आयोग के सदस्य द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। मतलब यह है कि अगर कोई सदस्य की सदस्यता समाप्त हो चुकी है तो वो अपने पद पर नहीं बना रहेगा, उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है, और वापस उसी पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इन सब चीजों पर रोक लगाया गया है अनुच्छेद 319 के द्वारा। अनुच्छेद 320 का मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि प्री का ये क्वेश्चन ही था, लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो सीधा सीधा ये प्रश्न आया था। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं आपको कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं सिखा सकता कि आप ये वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आपको याद है कि अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है या लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है तो आपसे बनेगा, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूं आप लोगों को, याद है तो बनेगा, याद नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। फिर बात करें अनुच्छेद 321 के बारे में, तो अनुच्छेद 321 में यह बोला गया है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तारण, कार्यों का विस्तारण मतलब अभी जो भी कार्य लोक सेवा आयोग को दिए गए हैं, अब उन कार्यों को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, कि हम लोग उन पर और कार्य बढ़ाते हैं, तो इन कार्यों को विस्तारित मतलब एक्सपांड करने की, या हम लोग कहें कि इन कार्यों को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, इस बारे में उल्लेख जो मिलता है, इस बारे में उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 321 में, ठीक है। उसके बाद सर अनुच्छेद 322 में क्या है, तो अनुच्छेद 322 में ये बोला गया है कि संघ लोक सेवा आयोग को परीक्षा आयोजन कराने या जितने भी कार्य उनको दिए गए हैं उन कार्य को संपन्न कराने में जितना भी खर्चा आएगा, उनकी जो भी सैलरी होगी, जो भी चीज होगा, जो भी खर्चा आएगा, वो सभी का सभी भारत की संचित निधि पर भारित होगा। किस पर होगा, भारत की संचित निधि पर भारित होगा। संचित निधि क्या है, तो पॉलिटी हम लोग जब पढ़ेंगे एक बार देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मोटे मोटे तौर पर आप लोग ये मानिए कि भारत का जितना भी धन है वो जहां भी रखा हुआ है, ठीक है, जो आप लोग टैक्स देते हैं वो टैक्स जहां भी जाता है तो वो संचित निधि में जाता है, या गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है वो संचित निधि से खर्च करती है। मतलब भारत का जो भी पैसा है वो कहाँ रखा हुआ है, संचित निधि में रखा हुआ है, ये आप मानकर चलिए। और अनुच्छेद 322 में ये बोला गया कि संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग जो भी पैसा खर्च करेगा या उसका जो भी खर्चा होगा वो संचित निधि पर भारित होगा। फिर सर अनुच्छेद 323 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 323 में बोला गया है कि प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का मतलब समझिए, प्रतिवेदन का मतलब समझिए, प्रतिवेदन का मतलब है रिपोर्ट, कि इसने साल भर में जो भी काम किया है, ठीक है, साल भर में इसने जो भी काम किया है उस काम की जो रिपोर्ट है वो संघ स्तर पर किसको देगा, संघ स्तर पर किसको देगा, और राज्य स्तर पर किसको देगा, राज्य स्तर पर किसको देगा। ये सारी चीजें जो है
वो बोला गया है अनुच्छेद 323 में, ये सारी चीजें बोली गई है। इतनी बातें आप लोगों को समझ आई? ठीक है, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्या ये अनुच्छेद आप लोगों को समझ आए हैं सारे? क्या ये अनुच्छेद आप लोगों को समझ आए हैं सारे? किसी अनुच्छेदों में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन सभी अनुच्छेदों में कोई दिक्कत है आप लोगों को तो आप लोग मुझे बताइए, नहीं तो हम लोग आगे की जो है पढ़ाई वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत होगी भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर इन क्वेश्चनों को कैसे 5 नंबर में लिखा जाएगा, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन मैंने कमेंट एक बार किसी का पढ़ा था कि कोई बोल रहा था कि सर इस चीज़ को कैसे 5 नंबर में लिखेंगे। तो 5 नंबर में लिखने का तरीका यही है कि अगर कुछ भी आपसे पूछे तो मात्र 2 लाइन की डेफिनेशन में भी ये कि जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें, हाँ, कि आप लोगों से पूछे कि लोक सेवा आयोग कौन कौन से कार्य करता है, अगर ये 5 नंबर में लिखना है तो आप लोगों को लिखना होगा कि जो डेफिनेशन है स्टार्टिंग में जो है वो इंट्रो देना है। इंट्रो में आप लोगों को देना रहता है कि भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है, जो निम्न प्रकार से है। ठीक है, और 5 पॉइंट आपको उसके बाद लिख देना है। इतना लिखने के बाद या तो आप कुछ फ्लो चार्ट बनाकर या कुछ ऐसे हेक्सागोनल कुछ बना दो या पेंटागोनल कुछ बना दो और 5 कोनों पर 5 उनके कार्य लिख दो, तो ये आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी तरीके से थोड़ा सा डेफिनेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो है मेन मुद्दे में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आप लोगों को बताना होता है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा किस संदर्भ में क्या पूछा गया था, लेकिन किसी ने कुछ पूछा था, इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है सर, सारे अनुच्छेद आपने हमें बता दिया। अनुच्छेद 315 संघ में और राज्य में लोक सेवा आयोग होंगे। 16 में बोला गया कि इनकी नियुक्ति कार्यकाल इनके नियुक्ति और कार्यकाल कैसे होंगे, कार्यकाल कितना होगा, लोक सेवा आयोग निलंबन इनकी बर्खास्तगी की कैसे होगी। ये सारे अनुच्छेद सर हम लोगों ने देख लिए कि इनके कार्यों को विस्तारित कौन करेगा, इनके कार्य कौन से अनुच्छेद के तहत है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो देखो, जो इंपॉर्टेंट है उन अनुच्छेदों में, वो एक जो अनुच्छेद है वो है 312। ठीक है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वर्णन किया है। इसमें बोला गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब अखिल भारतीय सेवा क्या होती है, तो अखिल भारतीय सेवा मतलब ये मान के चलिए, अगर किसी पद पर पूरे इंडिया के लेवल पर अगर किसी चीज, देखो ये मैं बता रहा हूं, अखिल भारतीय सेवा का मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, पूरे इंडिया के स्तर पर अगर किसी सेवाओं का सृजन किया जाता है या वो जो सेवा है वो पूरे भारत के स्तर पर अगर अपनी सेवा को प्रदत्त कराता है तो उन सेवाओं को बोला जाता है अखिल भारतीय सेवा। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इन अखिल भारतीय सेवाओं को और बढ़ाया जाए, ठीक है, अखिल भारतीय, जैसे अगर मैं बोलूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी आप कर रहे हैं और आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे तो आप अखिल भारतीय सेवा के भाग नहीं माने जाओगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही काम कर पाओगे। आपकी पोस्टिंग कभी राजस्थान में नहीं हो पाएगी, आप कभी साउथ नहीं जा पाओगे, आपकी पोस्टिंग कभी अन्य राज्यों में नहीं होगी। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं नहीं होती। अखिल भारतीय सेवाएं ये होती है कि आप किसी भी राज्य में या पूरे भारत के स्तर पर आप उन सेवाओं का वो करोगे, उन सेवाओं को जो है अपनी सेवाएं जो है वो भारत के स्तर पर आप दोगे। ठीक है, तो वर्तमान में जो है अखिल भारतीय सेवाएं 3 है और इनमें अगर और सेवाएं जोड़ना है तो उसी संबंध में, मतलब सृजन के संबंध में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। ठीक है, अब क्या बोला गया है इसमें सृजन के संबंध में, और ये जो शक्ति है नई अखिल भारतीय सेवाएं, नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की जो शक्ति है
अखिल भारतीय सेवा के सृजन की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? ये दी गई है संसद को, कि संसद अगर चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भारत में कर सकता है। जो भारत का संविधान बना था उस समय पर मात्र 2 अखिल भारतीय सेवाएं भारत के संविधान मतलब शुरुआत में थी, बाद में एक और अखिल भारतीय सेवा जोड़ी गई, वो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो संसद को यह अधिकार दिया गया कि अगर वो कोई अखिल भारतीय सेवा को सृजित करना चाहता है तो संसद के पास वो शक्ति है। लेकिन बोला गया कि राज्यसभा में सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव उस संबंध में पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कि ये एक अखिल भारतीय सेवा होगी, और ये जो ड्राफ्ट है वो राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा में लाकर इसका सृजन किया जाएगा। अब राज्यसभा में भी क्या, तो ऐसा प्रस्ताव जो भी हम लोग ड्राफ्ट लेकर आ रहे हैं, ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत सदस्यों से पारित अगर हो जाता है, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छे से मैं ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ 2/3 वाला, कि उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 उस सदन के बहुमत से अगर अधिक होता है, ठीक है, तो वो मान लिया जाता है कि वो पारित। तो इसी तरीके से अगर, ठीक है, अगर आपको कोई अखिल भारतीय सेवा कोई सृजित करनी है तो राज्यसभा में एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आना होगा, आपको पूरा ड्राफ्ट तैयार करना होगा और बोलना होगा कि हाँ ये पूरा ड्राफ्ट तैयार है। राज्यसभा में जब वो जाएगा तो 2/3 बहुमत, मतलब उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को अगर पारित कर दिया जाता है तो मान लिया जाता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो चुका है। आरंभ में ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि जब स्टार्टिंग में जब संविधान बना था, जब लोक सेवा आयोग बिल्कुल अपने वर्तमान स्वरूप के बिल्कुल शुरुआती दौर में था, तो उस समय पर 2 अखिल भारतीय सेवाएं थे, लेकिन वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं भारत में है। अब ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है, तो पहली जो है वो कौन सी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। कौन सी? भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आप IAS बनना चाहते हैं, मतलब आप इससे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आप कलेक्टर बनोगे, और ठीक है, तो ये जो सर्विस है पहली अखिल भारतीय सर्विस है, और इसका गठन जो किया गया था 1950 में। जनक किसको माना जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में आधुनिक जो प्रशासनिक सेवा है उसका जनक माना जाता है। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। किसके अधीन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो कौन से मंत्रालय के अधीन है, तो कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पर फैक्ट है। जो पहली अखिल भारतीय सेवा है वो कौन सी है, तो यहाँ पर जो 3 जो पढ़ रहे हैं उसमें से पहली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका गठन 1950 में। इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस मंत्रालय के अधीन है, तो कार्मिक मंत्रालय। और इनको ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, मतलब प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी, या लबासना के नाम से आप इसे जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी उत्तराखंड में है लबासना। और जब भी अगर आप यूपीएससी में टॉप करते हैं या आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होता है या आपको IAS की पोस्ट मिलती है वहाँ पर, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो मसूरी उत्तराखंड में होगी, जहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी उत्तराखंड। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, फिर सर 3 आप बताएं, उसमें से दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है इंडियन पुलिस सर्विस, या IPS आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा या IPS। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ 1948 में भारतीय पुलिस सेवा का। इसके जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग को भारतीय पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। और भारतीय पुलिस सेवा किस मंत्रालय के अधीन होती है, तो भारतीय पुलिस सेवा गृह मंत्रालय के अधीन होती है। ठीक है, 2 डिफरेंस याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कार्मिक मंत्रालय के अधीन होती है और भारतीय पुलिस सेवा जो है वो होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय के अधीन होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कार्मिक मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में भारत में कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक, इनकी जो ट्रेनिंग है, जो इंडियन पुलिस सर्विस है, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद, मतलब
जब अगर आप आईपीएस बनते हैं, इंडियन जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके अगर आप आईपीएस बनते हैं तो आपको जो ट्रेनिंग के लिए है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद जाना पड़ेगा। और अगर आप कलेक्टर बनते हैं या आप आईएएस बनते हैं तो आईएएस बनने के बाद आपको लबासना जाना होता है अपनी ट्रेनिंग के लिए, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड के मसूरी में। तीसरी अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो तीसरी अखिल भारतीय सेवा कौन सी है सर? तो तीसरी अखिल भारतीय सेवा है भारतीय वन सेवा या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, भारतीय वन सेवा या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यह तीसरी अखिल भारतीय सेवा है। इसका गठन शुरुआत में नहीं था, मैंने जो बताया था कि पहले 2 थी, बाद में एक बन गया। तो ये जो बाद में वाली जो एक है वो ये है भारतीय वन सेवा। तो इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1 जुलाई 1966 को। 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा का गठन किया गया। इसका जो नोडल मंत्रालय है यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है भारतीय वन सेवा। ठीक है, 3 अलग अलग सेवाएं पड़ी, 3 अलग अलग मंत्रालय। यहां पर भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है। आपको यहां पर बताना है कि वर्तमान में कार्मिक मंत्रालय के मंत्री कौन है और वर्तमान में जो है भारत के गृह मंत्री कौन है। ठीक है, गृह मंत्री आपको याद ही होगा, मुझे पता है, लेकिन बाकी की जो 2 मंत्री हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो भारतीय वन सेवा कब? 1966 में। जनक कौन है? तो इसके भारतीय वन सेना के जो जनक है वो माने जाते हैं डाइटरिच बेंडिस। ठीक है, इनका नाम आप थोड़ा टफ है लेकिन आप 1-2 बार अगर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या नाम है? डाइटरिच बेंडिस। डाइटरिच बेंडिस इनका नाम है और ये नाम आपको याद रखना है कि भारतीय वन सेवा का जो जनक है वो कौन है? तो डाइटरिच बेंडिस। ठीक है, अब भारतीय वन सेवा से अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इन अधिकारियों की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी देहरादून में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी देहरादून, यहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। 3 ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों ने देख लिए और 3 अखिल भारतीय सेवाएं जो 3 अलग अलग मंत्रालयों के अधीन है और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों में होती है। ठीक है, क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लबासना मसूरी उत्तराखंड, पुलिस सर्विसेज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद, और भारतीय वन सेवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी देहरादून में इनकी ट्रेनिंग होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी, इन सब चीजों की गहराई समझ आ रही होगी, हर चीज। अब आप क्या बोलोगे बताइए, क्या ये पॉलिटी का क्वेश्चन है? तो नहीं, आप इसको हर जगह आप इसको ले सकते हो। आपसे नॉर्मल पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी कहां पर है, तो ये आपका मिसलिनियस का पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका मिसलेनियस का पार्ट हो गया, मतलब। लेकिन अब हम लोग यहाँ सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो आप लोग यहाँ देखिए, हर चीज को गहराई से समझिए कि यहाँ पर क्यों डाला गया है, क्योंकि इस चीज से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर बता दिया गया कि अगर आप आईएफएस बनते हैं या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी देहरादून में कराई जाएगी। ठीक है सर, अनुच्छेद ये सारी चीजें आप हमें बता दिए। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बता दिए, 312 के अंतर्गत ये सारी चीजें आप हमें बता दिए। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक कि इन अनुच्छेदों में किन किन चीजों का वर्णन है और क्या क्या। लेकिन ये सारी चीज करने से पहले आप मुझे बताइए, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट, यहां तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो एक्सप्लोर करते हैं अनुच्छेद 315 को। अनुच्छेद 315 में क्या बोला गया था? चलो आप लोग बताओ, अनुच्छेद 315 में क्या बोला गया था? तो अनुच्छेद 315 में बोला गया था कि राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होगा और संघ के स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी प्रावधानों का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 315 में किया गया था। ये सारी चीजें कौन सी स्लाइड में? देखिए, अगर आप लोग भूल गए हैं, आपका दिमाग अगर कमजोर है, आपको याद नहीं आ पा रहा है, तो ये देखिए 315 में हम लोगों ने देखा था कि संघ में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वाकई 315 में और क्या क्या प्रावधान किए गए। तो अनुच्छेद 315 का सब क्लॉज 1
ठीक है, क्या अनुच्छेद 315 का सब क्लॉज 1 बोलता है, क्या बोलता है सर, कि केंद्र के लिए वही चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 315 सब क्लॉज 1 में बोला गया है। बार बार वही चीज आ रही है और पूरी क्लास में वही चीज आएगी क्योंकि सब चीज आप लोग पढ़ चुके हो, बस अब आप उसको देखना है कि वाकई में और क्या क्या चीजें हैं, थोड़ी सी चीज एक्सप्लोर करके। ठीक है, तो अनुच्छेद 315 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 315 सब क्लॉज 1 में बोला गया कि संघ में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अब देखो अनुच्छेद 315 2 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 315 2 में यह बोला गया कि संयुक्त लोक सेवा आयोग या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दो राज्य अपनी सहमति से चाहते हैं कि उन दोनों राज्यों के में जो आयोग होगा, लोक सेवा आयोग होगा, वो एक ही होगा, वो चाहते हैं कि इन दोनों राज्यों में लोक सेवकों की नियुक्ति या उनके जो नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए जो भी एग्जाम हो वो एक ही हो। ठीक है, तो उसके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, यही चीज बोला गया है। मान के चलो मध्य प्रदेश और राजस्थान चाहते हैं कि उनके यहाँ की पीएससी मर्ज हो जाए और जितने भी स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश या राजस्थान में वो सारे एक ही परीक्षा देकर जो है एक ही परीक्षा दे और एक ही परीक्षा देकर चयनित हो जाए, फिर मध्य प्रदेश अपने स्तर पर उन अधिकारियों को नियुक्त कर देगा और राजस्थान अपने स्तर पर उन अधिकारियों को नियुक्त कर देगा। लेकिन वो चाहते हैं कि परीक्षा जो हो वो एक ही हो। तो ऐसे जब मामले आएंगे तो उस समय के लिए जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया और वो किया गया अनुच्छेद 315 सब क्लॉज 2 में बोला गया कि अगर ऐसा होता है तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान होगा। ठीक है, बात वही है कि 2 या 2 से अधिक राज्य, अभी तो मैंने सिर्फ 2 का बोला, 2 से अधिक राज्य भी अगर चाहते हैं कि क्या कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए तो ऐसा किया जाएगा, लेकिन 2 से 2 विधानमंडलों की सहमति होनी चाहिए। विधानमंडल मतलब विधानसभा से ऐसा बिल पारित होना चाहिए, या वहां पर विधान परिषद भी है तो पूरे के पूरे विधान परिषद और पूरे के पूरे विधानसभा से ऐसा बिल पारित होना चाहिए कि हाँ हम सहमत हैं, हम चाहते हैं कि संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, तब जाके ऐसी चीजें हो पाएगी। नेक्स्ट अगर देखें तो ये रहा 315, अनुच्छेद 315 में क्या बोला गया, तो यही सारी चीजें बोली गई, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अब अनुच्छेद 316 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 315 जो बोलता है उसके बाद अनुच्छेद 316 बोलते हैं कि राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और संघ में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और इनका कार्यकाल के संबंध में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 316 है, और उसी बारे में बताता है अनुच्छेद 316 कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और योग्यता किस प्रकार की होगी, वही चीज बोला गया है यहाँ पर अनुच्छेद 316। चाहे तो आप पढ़ लीजिए, इसमें बोला गया कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति और योग्यता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, फिर किए तो गए हैं, लेकिन क्या किए गए हैं, क्या किए गए हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो नीचे लिखी हुई है। क्या बोला गया कि संघ एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब देखो मैं बार बार संयुक्त लोक सेवा आयोग नहीं समझाऊंगा, आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बता चुका हूं कि संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होती है। तो यहां पर आप लोग सिर्फ देखिए, संघ लोक सेवा आयोग आप जानते हैं और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, इसकी गहराई को समझिए। ठीक है, तो क्या बाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। 2 लाइन में 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या संयुक्त एवं संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यह बोला गया है अनुच्छेद 316 में, नियुक्ति के बारे में बोल दिया। बात करेंगे योग्यता कि क्या योग्यता होगी, तो संविधान में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग
के सदस्यों और अध्यक्षों के बारे में उल्लेख, योग्यता के बारे में उल्लेख तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि कम से कम आधे सदस्य, क्या बोला गया है कि जो भी संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य जो होंगे वो कम से कम भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक, न्यूनतम 10 सालों तक तो वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अगर वो लोग काम किए होंगे तो वो लोग संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए योग्य होंगे। बात यही बोला गया है कि ऐसी तो कोई योग्यताओं का वर्णन नहीं है, लेकिन अगर आप राज्य सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन अगर आप कम से कम 10 सालों तक अपनी सेवाएं देते हैं या आप 10 सालों तक, न्यूनतम 10 सालों तक आप अगर अनुभव रखते हैं सेवाओं का, तो आप इन सभी जो है सदस्य जो वो संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष बनने की योग्यता भी रखते हैं। अनुच्छेद देखो, नियुक्ति देख ली, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल। फिर हम लोगों ने देखा कि योग्यताएं क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 1 का भी क्लॉज ए, अब ये पहले उसमें नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में इसको जोड़ा गया और इसके तहत बोला गया। अब इसके तहत क्या बोला गया, देखो, इसमें कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया। अभी तक हम लोगों ने अध्यक्ष तो देख लिया, लेकिन अगर कभी अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष किसी कारणवश अपने कार्य को नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में प्रावधान शुरुआत में नहीं था, लेकिन जब भी संसद को लगा या जब भी ऐसा कमी महसूस हुई कि एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान होना चाहिए, तो संसद में संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? संविधान संशोधन 15वां संविधान संशोधन 1963, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जो अनुच्छेद क्या कहलाया? अनुच्छेद 316 सब क्लॉज ए का पार्ट ए, ठीक है, ये जोड़ा गया और इसमें बोला गया कि कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। इसमें बोला गया कि संघ लोक सेवा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति, बात वही है, नियुक्ति राष्ट्रपति, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये बात बोल दी गई। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में, अब ये भी बताया गया कि किन परिस्थितियों में इन कार्यवाहक या कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। ये भी संविधान में बोल दिया गया कि सिर्फ ऐसी 2 कंडीशन होंगी जब आप कार्यकारी अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्षों को नियुक्त कर सकते हो, राज्य में और कहां पर? राज्य में और संघ में, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में। और उन जो 2 परिस्थिति है उनमें से पहली परिस्थिति है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा हो या अध्यक्ष का पद रिक्त हो, या दूसरा जब अध्यक्ष अपना काम कर पाने में सक्षम ना हो, जब अध्यक्ष को जो भी जिम्मेदारी या कार्य दिया गया है वो उसमें सक्षम ना हो, अथवा वह अनुपस्थित हो या बहुत दिनों तक अगर वह अनुपस्थित रहता है तो एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाती है। ये 2 जो परिस्थितियां है, ऐसी अगर परिस्थिति बनती है संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद के संबंध में, तब संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करे, और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्यपाल को एक ऐसी शक्ति प्राप्त है जिससे कि वो कार्यवाहक या कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर पाए। इस स्लाइड में जो जानने लायक है वो है 15वां संविधान संशोधन 1963, जो जानने लायक है कि मेंस के संबंध में भी है ये सारी चीजें, ठीक है, कि कार्यकारी अध्यक्ष के का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये सारी चीजें और किन परिस्थितियों में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, तो ये सारी चीजें जानने लायक इस स्लाइड में हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 2 की, तो अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 2 में क्या बोला गया? इसमें बोला गया, उल्लेख किया गया कि इन सदस्यों की पदावधि, कि इनका कार्यकाल कितना होगा और ये त्याग पत्र किसको दे पाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में बोला गया। तो संघ लोक सेवा आयोग, देखो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति वो है, अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब ये बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु क्या है, ठीक है। तो यहां पर वही बोला गया है कि पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया
अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 2 में। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी जो कार्यकाल होगा, उनका जो कार्यकाल होगा वो क्या होगा, 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु। जो स्टेट पीएससी होगा, स्टेट पीएससी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और जो अध्यक्ष होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, तो 6 साल और 62 वर्ष की आयु तक वो काम करेंगे, जो भी उससे पहले पूरा हो। और ज्वाइंट मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, तो 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक वो लोग अपने कार्य पर या अपने पद पर बने रहेंगे। इतनी बातें समझ आई पदअवधि के बारे में। अब बात करेंगे त्याग पत्र के बारे में, ठीक है। तो अनुच्छेद 316 में पदअवधि और त्यागपत्र के 316 सब क्लॉज 2 में पदअवधि और त्यागपत्र के बारे में बोला गया। हम लोगों ने देखा यूपीएससी 6 साल 65 वर्ष की आयु, स्टेट पीएससी 6 साल 62 वर्ष की आयु और ज्वाइंट पीएससी 6 साल 62 वर्ष की आयु तक ये अपने काम पर बने रहेंगे। त्यागपत्र की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे, लिखित रूप में राष्ट्रपति को देंगे। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र लिखित रूप में राज्यपाल को देंगे। मतलब नियुक्ति भी राज्यपाल कर रहा है और त्यागपत्र भी राज्यपाल को दिया जा रहा है। संयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहा है और अपना त्यागपत्र भी जो है वो राष्ट्रपति को ही दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है। आप एक एक या दो बार रीडिंग मारोगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 3 में। तो इसमें बोला गया है कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य या अध्यक्ष अपने उसी पद पर फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि क्या सर, ये सारी चीजें समझ नहीं आई? तो ठीक है, बहुत आराम से समझते हैं, लेकिन एक घूंट पानी का मैं पी लेता हूं। ठीक है, तो क्या बोला गया, अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 3 में यह बोला गया कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष उसी पद पर फिर से नियुक्त नहीं किए जाएंगे। मतलब अगर आज मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य हूं, अध्यक्ष नहीं हूं, मैं सदस्य हूं और मेरा कार्यकाल कंप्लीट हो गया है, मतलब 6 वर्ष का मेरा जो कार्यकाल है वो मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं फिर से 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से उसी पद पर सदस्य के रूप में ही नियुक्त होना चाहता हूं, तो इस पर जो है वो संविधान ने रोक लगाई है कि आप उसी पद पर नहीं बन सकते। अगर आप बनना चाहते हैं तो आप चाहे तो किसी अन्य पद पर बन जाओ। मतलब अगर मैं अध्यक्ष बन जाऊं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का तो वो चलेगा, मैं यूपीएससी का सदस्य बन जाऊं, अभी हम सारी चीजें देखेंगे कि कौन किस पद पर नियुक्त हो सकता है। लेकिन आप अभी ये मानिए कि सेम उसी पद पर एक कार्यकाल के बाद सेम उसी पद पर अगर आप नियुक्त होना चाहते हैं तो संविधान ने बोला है कि नहीं भाई साहब, पुनः उसी पद पर हम लोग किसी प्रकार से आपको नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में यही बोला गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज आप लोग याद रखो। अनुच्छेद 316 में क्या बोला गया है, ये चीज बोली गई। फिर अनुच्छेद 317 मैंने बताया ही था, 317 मतलब पद पर खतरा। खतरा मतलब आप अपना पद से हटाना या निलंबित करने की जो बातें हैं वो अनुच्छेद 317 में कही गई। अब सब क्लॉज अनुच्छेद 317 सब क्लॉज 1 में यह बोला गया कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है, लेकिन कैसे हटाया जाता है, तो बोला गया कि संघ और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा और जो प्रक्रिया होगी, यहां पर देखो, यहां पर नियुक्ति भी कौन कर रहा था, राष्ट्रपति कर रहा था। त्यागपत्र भी कौन ले रहा था, राष्ट्रपति ले रहा था। किन दो आयोगों की, तो संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। इनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, इनके अध्यक्ष सदस्यों का त्यागपत्र राष्ट्रपति ग्रहण कर रहा था और इनको हटाना, अगर इनको पद से हटाना है इनके सदस्य अध्यक्षों को, तो वो काम भी राष्ट्रपति कर रहा है। और जो प्रक्रिया ये होगी, क्या प्रक्रिया होगी कि सबसे पहले तो आधार जो होगा वो साबित कदाचार होगा। अब ये भी समझेंगे कि कदाचार किस आधार पर हम लोग मानेंगे कि ये कदाचार में आएगा और क्या कदाचार में नहीं आएगा, ये चीज भी समझेंगे। लेकिन आप पहले ये समझिए कि जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। ठीक है, जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, तो प्रक्रिया ये होगी कि जब भी अगर लगता है, राष्ट्रपति को लगता है
जब भी अगर राष्ट्र, देखिए व्हाइट बोर्ड पर समझ लेते हैं, जो आधार होगा वो क्या होगा, सबसे पहली चीज बहुत आसान से आप लोग, हाँ, जो आधार होगा वो क्या होगा, तो आधार होगा साबित कदाचार। साबित कदाचार, ठीक है। राष्ट्रपति को लगता है कि साबित कदाचार के इसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाए, तो वो हटाएगा, लेकिन हटाने से पहले इस साबित कदाचार की जांच जो है वो कौन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के जांच में अगर पाया जाता है कि वह व्यक्ति साबित कदाचार का दोषी है या कदाचार का दोषी है, जब ऐसी जांच में सुप्रीम कोर्ट में ये जांच जो है वो साबित हो जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे अपने पद से हटाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच तो कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को बोला कि हाँ ये दोषी है, इसे हटाओ, तो यहाँ पर राष्ट्रपति बाध्य है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इस व्यक्ति को हटाओ, ये दोषी पाया गया है, तो राष्ट्रपति को उसे अपने पद से हटाना पड़ेगा। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट की राय मानने के लिए या सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य है। यही सारी चीजें इस स्लाइड में लिखी गई है। क्या लिखा गया है मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं, ठीक है। यही कि प्रक्रिया जो होगी वो आधार जो होगा वो साबित कदाचार होगा। प्रक्रिया यह है कि उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद, मतलब जब भी ऐसा लगे तो उच्चतम न्यायालय सबसे पहले जांच करेगा कि क्या सही है, वो दोषी है। अगर दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की जांच मानने के लिए जो है राष्ट्रपति बाध्य है। यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। लेकिन जब जांच चल रही होगी, जब सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा होगा, तो उस समय पर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों को क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा उस समय पर उसको निलंबित कर दिया जाएगा, वो अपने पद पर नहीं बना रहेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी और जांच के बाद अगर पाया जाएगा तो उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये बात बोली गई है अनुच्छेद 317 सब क्लॉज 2 में। आप ये सब क्लॉज अगर याद नहीं भी रखते हो, लेकिन आपको प्रोसेस याद होनी चाहिए कि अगर पद से हटाना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति उसको निलंबित कर देगा। निलंबित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो वो राष्ट्रपति को बोलेगा, राष्ट्रपति को अपनी जांच के बारे में बताएगा कि अब इसे हटा दो, तो राष्ट्रपति बाध्य होगा और राष्ट्रपति को उसे अपने पद से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही निलंबित कर दिया जाएगा। तो किसको, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित कौन करेगा, तो उसको निलंबित करेगा राष्ट्रपति। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निलंबित कौन करेगा, तो राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग भली भांति समझते हैं। इतनी समझ तो मैंने आपकी इस सब्जेक्ट पर बना दी है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। अनुच्छेद 317(3) में यह बोला गया कि अन्य आधार बताए गए। जो साबित कदाचार तो है, साबित कदाचार के आधार पर हटाने की जो प्रक्रिया है वो तो ये है कि अगर साबित कदाचार के आधार पर अगर किसी को पद से हटाना है तो उससे संबंधित प्रक्रिया जो है ये कि सुप्रीम कोर्ट में जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट जांच करने के बाद राष्ट्रपति को भेजेगा, राष्ट्रपति उस जांच को मानने बाध्य होगा। लेकिन और भी अगर कोई आधार होंगे जिस पर राष्ट्रपति हटाना चाह रहा है तो वो अन्य आधार जो है वो क्या है कि मानसिक एवं शारीरिक विकृति, मतलब अगर आप मानसिक रूप से सही नहीं है, शारीरिक रूप से अगर आप उस पद पर बने रहने के लिए सही नहीं है तो आपको हटाया जा सकता है। दिवालिया होने पर, दिवालिया घोषित होने पर आपको हटाया जा सकता है, या पदावधि के दौरान अन्य किसी वैतनिक नियोजन में आपकी संलग्नता होती है, मतलब आप अगर यहाँ पर आपकी नियुक्ति हो गई और आप किसी और जगह जहाँ पर आपको वेतन मिल रहा है ऐसे किसी कार्य में अगर आप संलग्न हैं तब भी आपको हटाया जा सकता है। और अगर इन आधारों पर अगर आपको हटाना है तो ऐसे आधार पर हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच की भी आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सही नहीं है तो राष्ट्रपति बिना सुप्रीम कोर्ट के जांच के आपको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो हटाने की दो प्रक्रिया, एक में सुप्रीम कोर्ट की जांच और दूसरे में सुप्रीम कोर्ट की जांच नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जांच वाले जो आधार है वो है साबित कदाचार, और सुप्रीम कोर्ट के जांच के बिना हटाने वाले जो आधार है वो क्या है, वो आपके बोर्ड पर है कि आप मानसिक विकृति है, आप दिवालिया हो गए हैं या किसी और कार्य में आप संलग्न हो रहे हैं जिसमें आपको वैतनिक रूप से रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आधार बताए गए अनुच्छेद 317 सब क्लॉज 3 में।
और कौन हटाएगा? तो बिना सुप्रीम कोर्ट के जांच के राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। फिर बोला गया कि 4 में क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 317 सब क्लॉज 4 में बोला गया कि अध्यक्ष वो जो है, जो कदाचार होगा वो किस प्रकार से कदाचार के दोषी समझे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कदाचार किन किन चीजों को कदाचार माना जाएगा। अगर अध्यक्ष या सदस्य, अगर आप यूपीएससी के सदस्य या आप यूपीएससी के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी संविदा या करार से संबंधित, मतलब किसी भी अगर टेंडर से आप संबंधित हो जिसमें आपका कुछ जो है वो वित्तीय रूप से अगर आपका कुछ फायदा हो रहा है, तब आपको हटा दिया जाएगा। लाभ के लिए किसी भी कंपनी में टेंडर में अगर आपका कुछ शेयर है या कुछ भी अगर किसी भी प्रकार से आप संबंधित है किसी टेंडर या किसी भी करार से, तब आपको कदाचार का दोषी समझा जाएगा। और कदाचार का दोषी समझा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच में सही पाया गया तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को बोलेगा कि राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति जी आप इनको अपने पद से हटाइए। तब माननीय राष्ट्रपति जी इस चीज को मानने के लिए बाध्य होंगी, उनको आपको अपने पद से हटाना ही होगा जब आप कदाचार के दोषी पाए जाएंगे। ठीक है। और कदाचार क्या होगा? कदाचार ये होगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी जो टेंडर है, किसी भी प्रकार की संविदा है, उसमें अगर आप संबंधित हो या किसी निजी कंपनी में करार से अगर आप संबंधित हो जिससे लाभ के दृष्टिकोण से, अगर आप लाभ के लिए किसी निजी कंपनी से करार करते हैं तो भी आपको दोषी समझा जाएगा। ठीक है, सारी चीजें हो गई। बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? बताइए एक बार, इतनी चीजें समझ आई? कुछ चीजें अगर नहीं समझ आई हो तो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ आई है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं कि आगे की स्लाइडों में क्या है। तो आगे की स्लाइडों में यह है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेवा शर्तों के बारे में अनुच्छेद 318 जो है वो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सेवा शर्तों से संबंधित है। अब इन सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? तो बोला गया कि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास निहित है। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष है उनके संबंध में जो भी अधिकार है, उनके संबंध में सेवा शर्तों को निर्धारित करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। ये बात बोली गई। ठीक है, और राष्ट्रपति ने बखूबी अपने जो ये शक्ति है इसका उपयोग किया और एक बनाया गया, एक नियम बनाया गया जिसे बोला जाता है क्या? जिसको बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग नियम 1969। इसमें बनाया गया और इसमें धारा 3 और धारा 4 इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बोला गया, क्या बोला गया? धारा 3 में बोला गया कि इसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या बिना अध्यक्ष के 10 होगी, मतलब 10+1। वर्तमान में संरचना मैंने आपको बताई 1+10 ये है। अध्यक्ष के बिना मतलब वर्तमान में 11 सदस्यीय संरचना होगी, ये बोला गया धारा 3 में। और बोला गया इनका जो वेतन होगा वो अध्यक्ष का वेतन होगा 2.5 लाख रुपए और जो सदस्य होंगे संघ लोक सेवा आयोग का उनका जो वेतन होगा वो होगा 2.25 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, ये सारी चीज होगी, ये बोला गया धारा 3 और धारा 4 में। अब बोल रहे हैं सर आप राज्य के बारे में क्यों? क्योंकि हर राज्य में नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल के पास है और वो राज्यपाल डिसाइड करता है कि उस राज्य में लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होंगे उनमें कितने सदस्य होंगे। हर राज्य में अलग अलग सदस्य होते हैं, हर राज्य में उनका वेतन, सदस्यों का वेतन अलग और अध्यक्ष का वेतन अलग होता है। बात वही जो चीज हमने अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 3 में बोला था कि उसी पद पर फिर से नियुक्ति को रोक लगाई थी अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 3 में, वह उस वैसी ही बात बोली गई अनुच्छेद 319 में। अब क्या बोला गया कि अध्यक्ष पुनः नियुक्ति के बारे में बताया गया, पुनः नियुक्ति के बारे में बताया गया कि उसी पद पर फिर से नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये अनुच्छेद 319 में बोला गया। वही क्योंकि जो चीज अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 3 में बोली गई थी। ठीक है, तो अब हम लोग देख ही लेते हैं कि कौन किसकी नियुक्ति कहां पर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अगर आप समझोगे तो सबसे पहले 2 सेकंड, ये सेलेक्ट नहीं हो सकता क्या? साइड नहीं खिसकेगा। ठीक है, तो
बोला गया कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो कहीं पर काम नहीं कर पाएगा। बोला गया कि यूपीएससी का अगर एक अध्यक्ष अगर अब बन जाता है, वो अपने 65 वर्ष की आयु तक अपना काम कर लेता है या 6 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर लेता है, तो उसके बाद कहीं पर भी नियुक्ति नहीं की जाएगी, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी इसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। लेकिन सदस्यों के लिए, जो अभी वर्तमान में यूपीएससी के जो सदस्य है वो भविष्य में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में फिर से एक कार्यकाल ले सकते हैं, ठीक है। जो सदस्य है उसने अपने 6 साल का काम कर लिया, अब वो फिर से यूपीएससी में काम करना चाहता है तो वो अध्यक्ष बन सकता है। वो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है, मतलब जो 1+10 है, अगर ये 10 सदस्यों में से वो कोई फिर से काम करना चाहता है तो वो इस पद पर बैठ सकता है, इस अध्यक्ष वाले पद पर बैठ सकता है। किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, वहां पर सदस्य नहीं बन सकता। कि मतलब अगर आप मानो कि कोई अगर यूपीएससी का सदस्य है और वो किसी राज्य लोक सेवा आयोग में जाता है तो वहां सदस्य नहीं बनेगा, अगर वहां पर अध्यक्ष का पद उसे दिया जाएगा तभी उसकी नियुक्ति की जाएगी, अन्यथा उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो यूपीएससी के सदस्य कहाँ कहाँ काम करेंगे? यूपीएससी के सदस्य काम करेंगे यूपीएससी के ही अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किए जा सकते हैं, और अगर यूपीएससी का अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं तो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में वो अपने कार्य को फिर से एक कार्यकाल के लिए कर सकता है। अब स्टेट पीएससी की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट पीएससी का जो अध्यक्ष है वो कहां कहां काम कर सकता है? तो स्टेट पीएससी का अध्यक्ष जो है वो जाकर यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। फिर और कहाँ काम कर सकता है? तो यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट पीएससी से वो जा रहा है तो स्टेट पीएससी से वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, या किसी अन्य राज्य की जो पीएससी है उसका अध्यक्ष बन सकता है, उसका सदस्य नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष था तो अन्य किसी राज्य की पीएससी का अध्यक्ष बन पाएगा दूसरे कार्यकाल के लिए, यूपीएससी का सदस्य बन पाएगा दूसरे कार्यकाल के लिए, और यूपीएससी का अध्यक्ष बन पाएगा दूसरे कार्यकाल के लिए। लेकिन स्टेट पीएससी के जो सदस्य है वो कहाँ कहाँ काम कर पाएंगे? जो सदस्य है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन पाएंगे, यूपीएससी का सदस्य बन पाएंगे, ठीक है, आगे चलकर, या किसी अन्य राज्य के पीएससी का अध्यक्ष बन पाएंगे, या किसी अन्य राज्य की पीएससी का, उसी राज्य के पीएससी का अध्यक्ष, क्योंकि यहाँ पर सदस्य है तो वो सदस्य आगे चलकर उसी राज्य में अध्यक्ष भी बन सकता है, यूपीएससी का भी अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है, और किसी अन्य राज्य की पीएससी का अध्यक्ष भी बन सकेगा। ये सारी बात बोली गई अनुच्छेद 319 में। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आई, ठीक है। तो फिर क्या सर? फिर अनुच्छेद 320 में क्या बोला गया? तो मैंने बताया था, प्री का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 320 में बोला गया कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में वर्णन है। देखो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के दृष्टिकोण से 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा, लेकिन प्री के दृष्टिकोण से सिर्फ इतना है कि किस अनुच्छेद में कार्यों का वर्णन है। तो कौन कौन से काम है हम लोग थोड़ा फास्ट निपटाएंगे, हम लोग एक एक रीडिंग लगेंगे। ये स्लाइड आप लोगों के पास रहेगी, आप एक बार और अच्छे से पढ़ना, जो चीज समझ नहीं आएगी तो वो चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कार्यों के बारे में कौन कौन से कार्यों के बारे में बोला गया कि संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए, मतलब किसी पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करना है तो उसके लिए परीक्षाओं का आयोजन कराने का काम है संघ लोक सेवा आयोग का। ये जो भी आयोग है, 2 या अधिक राज्यों में संयुक्त भर्ती मैंने बताया, संयुक्त लोक सेवा आयोग, या अगर कोई 2 राज्य चाहते हैं एक साथ कि संयुक्त भर्ती मतलब एक ही परीक्षा हो और उससे हम अपने भी अधिकारियों की नियुक्ति कर लें और अन्य राज्य अब उसके अधिकारियों की नियुक्ति भी कर लें, तो ऐसे समय पर जब राज्य 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त भर्ती का आग्रह करें तो उसकी योजना बनाने में सहायता करना, ये काम किसका है? संघ लोक सेवा आयोग का है। उन राज्यों की योजना बनाने में सहायता करें तो ठीक है। फिर अगर कोई राज्य का राज्यपाल अनुरोध करे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति लेगा और उसके बाद उसे किसी भी मामले में सलाह देने, मतलब अगर कोई राज्य का राज्यपाल यूपीएससी से कोई सलाह मांगता है तो सबसे पहले यूपीएससी जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और पूछेगा कि क्या मुझे उस राज्य को सलाह देना चाहिए। तो राष्ट्रपति अगर परमिट करता है तब जाके यूपीएससी उस राज्य के राज्यपाल को सलाह देगा, अन्यथा उसको सलाह नहीं देगा। फिर बात बोली गई कि किन किन मामलों में सलाह देगा, और अगली स्लाइड में देखेंगे कि किन किन मामलों में सलाह नहीं देगा। तो किन किन मामलों में सलाह देगा, तो बोला गया कि यही सारी चीजें बिल्कुल थ्योरेटिकल है, कुछ समझने लायक है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है
क्या सिविल सेवा या सिविल पदों पर के लिए भर्ती पद्धति से संबंधित, मतलब अगर भर्ती पद्धति इन पदों पर भर्ती कराना है तो उससे संबंधित अगर कोई विषय है तो उससे अगर राज्यपाल यूपीएससी से सलाह चाहता है तो उस पर सलाह देगा। एक सेवा से दूसरी सेवा में हस्तांतरण, मतलब अगर आप अब अभी आईएएस है या किसी एक सेवा में है या रेवेन्यू सर्विसेज में है या आप फॉरेस्ट सर्विसेज में है, आप पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो इससे हस्तांतरण और पद की उन्नति, मतलब ऊपर जो आपका प्रमोशन होता है उसके संबंध में सरकार सबको परामर्श देता है। किसको? राज्यपाल को परामर्श देता है। भारत सरकार में सिविल सेवकों की हैसियत से कार्य जो भी होंगे, जो भी अनुशासिक कार्य होंगे उसके संबंध में राज्यपाल को सलाह दे सकता है यूपीएससी। सिविल सेवक अपने कर्तव्य का निष्पादन नहीं करे तो अगर कोई भी सिविल सेवक अपने पद जो भी कार्य है उसका निष्पादन नहीं करे सही से तो उसके विरुद्ध जो भी कार्यवाही की जानी चाहिए उस कार्यवाही के संबंध में यूपीएससी राज्यपाल को सलाह देगा। उसके बाद शासकीय सेवाओं में रहते अगर कोई घायल हो जाता है तो उसके पेंशन, कितनी पेंशन देनी चाहिए, इस संबंध में भी परामर्श सरकार को दिया जा सकता है। जो सीमाएं हैं मतलब यूपीएससी किस संबंध में राज्यपाल को के अनुरोध करने पर राज्यपाल को सलाह नहीं देगा तो उन सब चीजों का भी विषय एक अलग डिसाइड कर दिया गया। बोला गया पिछड़ी वर्ग जाति, जो पिछड़ी जाति है उनकी नियुक्तियों में उनके आरक्षण के संबंध में कोई भी सलाह नहीं देगा। सेवाओं एवं पदों में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के दावों को ध्यान में रखते हुए कोई भी, मतलब एससी एसटी या ओबीसी के संबंध में, आरक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई सलाह नहीं देगा। आयोग जो है, आयोग की अध्यक्षता, सदस्यता, मतलब आयोग मतलब वहाँ का जो आयोग है संघ लोक सेवा आयोग, उसकी अध्यक्षता, उसकी सदस्यता, उच्च राजनैतिक पद, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सलाह नहीं देगा। ये जो पद मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं इन पदों के संबंध में कोई भी सलाह यूपीएससी के द्वारा राज्यपाल को नहीं दी जाएगी। अगर किसी पद पर अस्थायी नियुक्ति, मतलब अगर कोई पद की नियुक्ति 1 साल से कम समय के लिए की जा रही है तो उस पद की नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देगी। सर क्यों ऐसा? तो क्या पता किसी एक पद की नियुक्ति की जा रही हो 1 साल के लिए कि एक जो भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करना है, कोई घोटाला करना हो तो 1 साल के लिए उस अधिकारी की नियुक्ति वहां कर दो और 1 साल बाद घोटाला करके वो निकल लेगा। तो ऐसी अस्थायी नियुक्ति के लिए कभी भी यूपीएससी राज्य को सलाह नहीं देगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यूपीएससी के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियां देखें, देखो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ये निपटा के आज हम लोग खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है और 10 से 15 मिनट क्लास चलेगी। बाकी सारी चीजें आप लवासना जान ही चुके हो, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जान ही चुके हो, इंदिरा गांधी वन सब कुछ जान चुके हो आप। मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ बचा नहीं है, सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं किसके संबंध में? यूपीएससी के संबंध में, कि यूपीएससी के लिए राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति है, वो क्या क्या कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि यूपीएससी के दायरे, मतलब यूपीएससी के पास अभी जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी दायरे हैं, किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। यूपीएससी जितने भी पद पर वो भर्ती कराता है, जो भी यूपीएससी की सेवा है या जो भी यूपीएससी के विषय है, इन सब को हटाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, कभी भी हटा सकता है। ठीक है, या बोला गया संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा के संबंध में कोई भी नियम बना सकता है। ये शक्ति हम लोगों ने देख ली कि इनके संबंध में, और राष्ट्रपति ने 1969 में ऐसा एक नियम बनाया भी था, ये चीज भी हमने देख चुकी है। ये है राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद अगर हम लोग बोलें कि जिसके लिए यूपीएससी परामर्श की आवश्यकता नहीं है और इन सभी कार्यों के लिए यूपीएससी से उसको परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति को लगता है कि कोई विषय हटाना है तो राष्ट्रपति उस विषय को हटा देगा। परंतु बोला गया कि अगर राष्ट्रपति कोई नियम बनाता है या राष्ट्रपति कुछ नियम हटाता है तो ऐसे संबंध में राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन तक ऐसे प्रावधानों को संसद के सदनों में रखना होगा, और संसद चाहे तो इन प्रावधानों को खारिज कर सकता है या संशोधित कर सकता है। यह संसद की शक्ति है कि उसको संशोधित करना है या उसको क्या करना है, उसको खारिज करना है।
ठीक है, तो ये बात बोली गई। 14 दिन तक कम से कम सदन में रखना होगा, कुछ भी बदलाव कर सकता है राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति की शक्तियां है, ये चीज भी हम लोग देख चुके हैं। 21 में बोला गया कि कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, मतलब अभी जो यूपीएससी के जो काम है उनका अगर विस्तार करना है, उनको और कार्य देना है, तो ये शक्ति जो है विधायिका की शक्ति, मतलब ये विधायिका को ये शक्ति दी गई कि संसद को ये शक्ति दी गई कि वो अपने कार्यों को विस्तारित कर सकता है। राज्य केंद्र के स्तर पर संसद को शक्ति दी गई और राज्य के स्तर पर राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद को बोला गया कि वो अपने राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तारण कर सकती है। और संघ लोक सेवा आयोग में संसद को बोला गया कि यूपीएससी के जितने भी कार्य है उनको अगर विस्तारित करनी है तो ये शक्ति जो है वो संसद के पास है और राज्य में जो है वो राज्य विधानमंडल के पास है। ये सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को कि आज अगर कुछ डिसाइडेड कार्य है लोक सेवा आयोग के, तो अगर उनमें और कार्यों को बढ़ाना है तो ये सारी चीजें, ये जो है उनके कार्यों को जो विस्तारित करने की जो शक्ति है वो संसद और राज्य विधानमंडल में है। व्यय के बारे में मैंने बताया आपको कि लोक सेवा आयोग में व्यय के बारे में कि यूपीएससी का जो व्यय है तो वो भारत की संचित निधि पर भारित है और स्टेट पीएससी का जो व्यय है वो राज्य की संचित निधि, जिस प्रकार से भारत की संचित निधि है उसी प्रकार से राज्य की भी एक संचित निधि होती है, उस पर भारित होता है। स्टेट पीएससी जो भी नियुक्ति संबंधित जो भी खर्चा होगा, स्टेट पीएससी के अधिकारियों की सैलरी होगी, स्टेट पीएससी के सदस्यों की जो सैलरी होगी वो राज्य की संचित निधि पर होगी और यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्षों की जो भी सैलरी या जो भी खर्चा होगा वो केंद्र की संचित निधि पर भारित होगा। अब रिपोर्ट की बात कर लें कि अनुच्छेद 323 में क्या बोला गया, प्रतिवेदन या रिपोर्ट के बारे में बोला गया। तो रिपोर्ट में बोला गया कि यूपीएससी जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसको संसद के समक्ष रखेगा कि यूपीएससी ने जो भी एक साल में जितना भी काम किया है, जिन भी पदों पर नियुक्त किया है, जिन भी पदों पर जो भी खर्चा किया है, इससे संबंध में पूरी एक रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखेगा, ठीक है, उसके बाद रखवाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट पीएससी की बात करें तो स्टेट पीएससी अपनी रिपोर्ट, जो स्टेट पीएससी जो भी है मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो भी एक साल में काम किया होगा वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल को देगा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल उसको राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा में रखवाएगा। ये सारी जो प्रोसेस है ये अनुच्छेद 323 के तहत बोली गई है। कमेंट बॉक्स में क्या बताओगे आप? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है और मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब हर टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने कैग में देखा कि कैग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसी के तहत चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यता की जो सदस्य है उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी हम देखा थे। उसी टाइप से यूपीएससी की निष्पक्षता, यूपीएससी के सदस्य अध्यक्षों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये देखेंगे। तो कार्यकाल की सुरक्षा, क्या है कार्यकाल है 665, ठीक है। उसके बाद नियुक्ति के पश्चात किसी भी प्रकार का लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता, हम जानते हैं। वेतन भत्ते जो है वो वेतन भत्ते एवं पेंशन पर भारित व्यय होना चाहिए, मतलब वही है संचित निधि पर भारित है। पुनर्नियुक्ति पर रोक की मतलब पुनर्नियुक्ति पर मतलब ये है कि कोई अगर लालच देकर आपसे कुछ गलत काम कराना चाहता है तो लालच क्या है, पुनर्नियुक्ति पर तो रोक ही है, तो कुछ गलत आप कर नहीं सकते। पुनर्नियुक्ति, उसी पद पर पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाया गया है, ठीक है। पद से राष्ट्रपति के द्वारा वर्णित आधारों पर ही हटाया जाएगा, अन्यथा किसी आधार पर नहीं हटाया जाएगा। वो आधार भी मैंने बताए कि एक आधार तो है जो साबित कदाचार है जिससे सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद होगा और कुछ निम्न आधार है जिन पर बिना जांच के भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर लबासना के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोगों ने देखा था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो अधिकारी है उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो कहाँ होती है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पूरा नाम जो है वो क्या है, वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये पूरा नाम है। कब इसका स्थापना कब हुई, तो 1959। कहाँ पर है, मसूरी में है, मसूरी में है और देश के सर्व प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है जो कि कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। मैंने बोला ही था कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन है, तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है यह भी कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। यूपीएससी से चयनित को यहाँ जो भी विद्यार्थी चयनित होते हैं उनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि लबासना, सारी चीजें आप जान चुके हो। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के बारे में भी आप लोग जान चुके हैं, कहाँ पर है, हैदराबाद में है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। जब आप आईपीएस बनते तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। 1948 में माउंट आबू पे था,
ठीक है, यहाँ पर था केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में कब, आपातकाल के समय पर इसको हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखना चाहे तो रखें, न रखना चाहे तो न रखें। इस ट्रेनिंग सेंटर का जो स्थापना हुई थी वो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर माउंट आबू में राजस्थान में की गई थी। बाद में इसको हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान का जो नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ये जो नाम है वो कोली समिति के द्वारा दिया गया था और ये गृह मंत्रालय के अधीन है। ये चीज भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इसके बारे में, इसकी स्थापना जो है वो 1938 में कर दी गई थी। ये सर्विसेज बाद में आई, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना पहले ही कर दी गई थी। कहाँ पर, देहरादून में। बाद में जब ये सर्विस अखिल भारतीय सेवाओं में इसको ऐड किया गया तो इसको ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज को। ठीक है, तो 1987 में इसे वर्तमान नाम प्राप्त हुआ, मतलब इंदिरा गांधी के नाम पर इस वन अकादमी का नाम कब आया, तो 1987 में। किस मंत्रालय के अधीन है, तो पर्यावरण मंत्रालय। मैंने बार बार बोला, कार्मिक मंत्रालय के मंत्री का नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जो मंत्री है उनका नाम भी आपको लिखना है। विदेश सेवा संस्थान क्या है, तो विदेश सेवा संस्थान की स्थापना 1986 में दिल्ली में की गई थी। यहाँ पर भारतीय विदेश सेवा के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है उनके जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है यहाँ पर सेवा ट्रेनिंग दी जाती है। जो इंडियन फॉरेन सर्विस, जो भी एम्बेसडर होते हैं भारत के, जो अलग अलग देशों में रहते हैं, तो उनको जो ट्रेनिंग देने का काम है वो यहाँ पर किया जाता है। कहाँ पर, विदेश सेवा संस्थान 1986 में बना था, दिल्ली में इसको बनाया गया और यहाँ पर प्रशिक्षण इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अन्य तथ्यों की बात करें तो आपको पता ही है, प्रथम अध्यक्ष सर रॉसबारकर, आजादी के समय अध्यक्ष एच.के. कृपलानी, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो रॉज मिलियन मैथ्यू, ये और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो जे.एम. कुरैशी। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को याद ही रखना। मिसलेनियस का पार्ट है कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष रोजबारकर, आजादी के बाद एच.के. कृपलानी, पहली महिला यूपीएससी के अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू, और पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष है वो कौन है, जे.एम. कुरैशी। ठीक है, एक प्रदीप जोशी करके व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, वो जाकर वहां भी अध्यक्ष बने थे। ये सारी चीजें हैं। यूपीएससी को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ये सारी चीजें कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, जो है वो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए। इसको मैं कट कर देता हूँ और बिल्कुल रेड पेन से यहाँ पर लिख देता हूँ संघ लोक सेवा आयोग। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी अध्यक्ष हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर दे दिए है। पहले वही रॉसबारकर, फिर जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एच.के. कृपलानी। फिर अगर हम लोग बात करें रोज मिलियन मैथ्यू जी का नाम कहाँ है, ये रहे रोज मिलियन मैथ्यू जी। ठीक है, ये रहे अपने जे.एम. कुरैशी जी। ठीक है, और क्या याद रखने लायक जो चीज़ें हैं वो अगर हम लोग देखें तो प्रदीप जोशी जी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे थे। और क्या है याद रखने लायक, तो बाकी कुछ नहीं। वर्तमान के जो अध्यक्ष है उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इनका कार्यकाल जो भी होगा वो आप लोगों को बता ही चुका हूं मैं सारी चीजें। ये रहा संघ लोक सेवा आयोग के संपूर्ण पूरा का पूरा अध्ययन, पृष्ठभूमि से लेकर अनुच्छेदों से लेकर कैसे नियुक्ति होती है, कैसे कार्यकाल है, क्या काम करते हैं, किन किन पदों पर फिर से नियुक्ति हो सकती है, किन किन पदों पर फिर से नियुक्ति नहीं हो सकती है। पूरा का पूरा लेक्चर हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, बहुत अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ भी आया होगा, और समझ अगर आया होगा तो आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना। जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक उस डाउट को आप पहुंचाइए, कोशिश करूंगा मैं उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सब चीज़ अच्छी होगी, आप खुश होंगे, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, बहुत मेहनत में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो वही सारी चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो आप बिल्कुल एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, ये हमारे एग्जाम ओरिजिनल्स के पाठ्यक्रम है, हमारे एग्जाम ओरिजिनल के कोर्सेज है जो कि पूरा पाठ्यक्रम देता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021-2022 का। ठीक है, 2022 के प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल अगर हम लोग देखें, प्री और मेंस के लिए स्टडी मटेरियल पूरी 12 बुकलेट्स में
प्री और मेंस पूरा कवर किया गया है। इकाईवार मैं आप लोगों को बार बार बताता ही हूँ कि इकाईवार मतलब अगर आप किसी एक चीज़ में कमज़ोर है, किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है, सिर्फ उसी का कोर्स खरीदिए, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़, ठीक है, और सीसेट और एनसीईआरटी के भी पाठ्यक्रम एग्जाम ओरिजिनल्स पर अवेलेबल है। आप लोग एक बार एग्जाम ओरिजिनल का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ जाकर देखिए कि आपसे रिलेटेड कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आपकी तैयारी को इन्हेंस करने में आपकी मदद करे। और देखिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आप लोगों के लिए उपलब्ध है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे ही होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। तारेंद्र बेले मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खुश रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। और क्या कहूँ, और ये है कि आप लोग खुश रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।